Hello students, welcome to Adosphere. Today we will discuss continental drift theory, a very important theory for physical geography, class 11th. First of all, we will start with the person who proposed this theory, Alfred Wegener. He was a German meteorologist. His work was to study climate, but he noticed an unusual thing. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अनयूजुअल चीज़ नोटिस की कि जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है, ठीक है, ये जो अफ्रीका है और जो साउथ अमेरिका है, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में एक पजल की तरह फिट हो रहा था। ठीक है, अब ये चीज़ इनके दिमाग में बैठ गया और इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। ठीक है, ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दैट एंड उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी साल 1912 में। ठीक है, और इनका जो हाइपोथेसिस था उसमें इन्होंने ये कहा कि हो सकता है ऐसा कि बहुत सालों पहले उन्होंने ये टाइम फ्रेम लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 250 से 300 मिलियन ईयर्स का टाइम फ्रेम दिया, जिसमें उन्होंने कहा हो सकता है ये सारे कॉन्टिनेंट जो है वो एक साथ कनेक्टेड थे बहुत सालों पहले, इतने सालों पहले, राइट। और उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है वो पैंजिया है। इसका नाम क्या है? पैंजिया है। ठीक। और ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने ये थ्योरी दिया था। तो जब इन्होंने ये थ्योरी दिया या हाइपोथेसिस दिया, तो उस टाइम में लोगों का या जो साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो अर्थ है इसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब स्टैटिक हैं। यानी अर्थ को एक स्टैटिक बॉडी, स्टैटिक सॉलिड बॉडी माना गया था। और उसी के अपोजिट जाके इन्होंने ये कहा कि नो, अर्थ इज इन डायनामिक फॉर्म। यानी जो अर्थ है ये डायनेमिकली मूव कर रहा है, ठीक है, यानी मूविंग है। तो ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हुआ और बहुत लोगों ने इनको ड्रिफ्टर का भी नाम दिया। ठीक है, इनको ड्रिफ्टर करके बुलाते थे। तो इनको इन्होंने कहा कि जो पैंजिया है उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम है जिसका मतलब होता है ऑल अर्थ। ठीक है, और वो सराउंडेड था एक सुपर ओशन से जिसका नाम है पैंथेलस्सा। और जो ये पैंजिया है ये बीच में से अगर हम डिवाइड करते दो हिस्सों में, तो ये एक जो नॉर्दर्न पार्ट था उसका नाम लॉरेशिया और साउदर्न पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड है। और बीच में से ये अलग भी हो जाता है। और बीच में क्योंकि ये अलग हो जाता है, तो बीच में जो समुंदर बन जाता है ना इसके अलग होने से, उसको हम कहते हैं तैथिस सी। ठीक है, आपने सुना भी होगा कई बार तैथिस सी। तो जब ये पैंजिया दो भागों में टूट जाता है तो बीच में जो समंदर बना उसका नाम था तैथिस सी। सो कोई भी थ्योरी जब हम साइंस में या ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं तो उसके पीछे जो एविडेंसेस है, जो प्रमाण है, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उन्होंने जो पहला एविडेंस दिया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस भी है, उनका ऑब्जर्वेशन रहा, वो ये है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका जिस प्रकार से एक, है ना, पजल की तरफ फिट हो जाते हैं। और जो उनके कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है, देखिए ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, किस प्रकार से यहाँ से लेके आप देखोगे ना तो ये जो इनका कोस्टल लाइन है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी ए रीज़न। ठीक है, तो इन्होंने यही चीज़ जो है बताया। दूसरा जो एविडेंस इन्होंने दिया, फॉसिल रिकॉर्ड्स। बच्चों में फोटे फॉसिल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी पुराना जो जीवाश्म होता है जो धरती के नीचे दब जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि जो मैसो, है ना, मैसोसॉर्स का जो फॉसिल हमें मिला, ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। दोस्तों ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल अगर है तो ये बीच में से समुंदर क्रॉस करके तो नहीं जा सकता एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। तो अगर कॉमन कोई फॉसिल हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, कॉमन कॉमन फॉसिल हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले कनेक्टेड थे, क्योंकि फ्रेश वाटर रेप्टाइल कभी भी समुंदर को क्रॉस करके आप स्वतः तो नहीं जा सकता। फिर दूसरा जो है एक फर्न, है ना, एक फर्न भी मिला, ठीक है, जिसका ट्रेसेस हमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और अफ्रीका में प्राप्त हुए। और अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जैसे कि हमें पता है कि आज के दिन में ये कितने दूर हैं आपस, ठीक है, आपस में बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन एक टाइम ये एक साथ संभवतः, ठीक है, 250 मिलियन साल पहले एक साथ थे, जिसको हम पेंजिया कहते हैं। तीसरा जो एविडेंस इन्होंने डिस्कस किया वो है जियोलॉजिकल अलाइनमेंट्स। ये क्या होता है?
जैसे बहुत सारे माउंटेन चेन्स जो है ये हमने स्टडी किया। हमने मतलब इन्होंने स्टडी किया द एप्लेचियन माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड abruptly in the ocean only to perfectly resume matching age style and structure in कैलेडोनियन माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे। दोस्तों कहाँ पे स्कॉटलैंड का माउंटेन और कहाँ पे एप्लाचियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका। तो ये कॉन्टिन्यूटी इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये पहले एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है। फिर हमने कई सारे एंशियंट रॉक बेल्ट्स को भी स्टडी किया गया जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो है हमें कॉमन चीज़ें जो है हमने देखा। और एक जो खास यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है मिनरल डिपॉजिट। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो मान लेते हैं ये साउथ अमेरिका है। ठीक है। अगर ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है तो यहाँ पे साउथ अमेरिका से बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ से गोल्ड प्रोड्यूस होता है। उस गोल्ड का जो ट्रेसेस है ये हमें कहाँ पे मिला, ये हमें अफ्रीका में मिला। और ये तभी संभव हो सकता है ना क्योंकि समंदर से तो गोल्ड जाएगा नहीं। तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हुआ करते थे। फिर हमें चौथा एविडेंस मिला ग्लेशियल डिपॉजिट्स नाम, जिनको हम ग्लेशियल टिलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ग्लेशियल टिलेटेड जो है ये सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट्स है जो हमें खास करके इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाया गया और अफ्रीका में भी पाया गया। और ये पॉसिबल कैसा था, है ना। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये एक कॉमन ग्लेशियर इन तीनों या चारों जो कॉन्टिनेंट्स है इनमें एडजस्ट करता होगा। तो ऐसे कई सारे एविडेंस हमें प्राप्त हुए जिससे ये चीज़ें बिल्कुल स्वाभाविक था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा बहुत पहले। हालांकि कंफर्म कहना मुश्किल है बट ये ज़रूर प्रमाणित हो गया है कि पहले कहीं ना कहीं सारे प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड तो थे। राइट। दो हिज थियोरी वाज नॉट एक्चुअली परफेक्ट, बहुत सारी कमियां भी हैं, डिमेरिट्स हैं। उसमें सबसे ज़्यादा है कि उन्होंने मैकेनिज्म नहीं बताया कि ये जो प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है ये कैसे हो रहा है। उन्होंने जो पोलर फ्लिंग फोर्स है ना, पोलर फ्लिंग फोर्स और जो टाइडल फोर्स का जिक्र किया था। पोलर फ्लिंग फोर्स का मतलब होता है कि अर्थ के रोटेशन से जो जो फोर्सेस अप्लाई होता है। एंड टाइडल फोर्स तो आप जानते ही हैं कि ड्यू टू द मून ग्रेविटी एंड सन ग्रेविटी जो फोर्सेस प्राप्त हो रहे हैं। ये जो चीज़ है ना टाइडल पोल्स या पोलर फ्लिंग फोर्स ये काफ़ी वीक माने जाते हैं। ये एक इतना कमज़ोर है कि ये प्लेट्स को तो मूव नहीं करा सकता। फिर कुछ साइंटिफिक बायस भी है। ठीक है। वैगनर को इसीलिए डिसमिस किया गया क्योंकि इनका जो थ्योरी है ना ये डिकेड से जो लोग मान रहे थे, बहुत सालों से जो जो थ्योरी लोग मान रहे थे ना स्टैटिक थ्योरी, कि जिसमें अर्थ को स्टैटिक बॉडी के हिसाब से माना गया है कि अर्थ की जो प्लेट्स है वो स्टैटिक है, एक साथ सॉलिड बॉडी है। तो इनको ये चैलेंज कर रहे हैं तो एक साइंटिफिक बायस भी उनके खिलाफ था। तो ये सब चीज़ें मिला के हम ये बोल सकते हैं कि नहीं उनमें कुछ कमियां भी हैं। बट हम इस थ्योरी को इसलिए इम्पोर्टेंट कहते हैं क्योंकि ये वो पहला थ्योरी था जिसको, है ना, हम कह सकते हैं कि इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। क्योंकि इससे पहले जो लोग मानते थे वो बिल्कुल अलग था और इसके बाद जो चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हुआ ना, चाहे वो कन्वेक्शन करंट थ्योरी हो गया, चाहे वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया, कि चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, ये सारी चीज़ों का जो रूट है वो यही थ्योरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। धन्यवाद।